दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का एक ही काम है, इस देश में चुनाव को संपन्न कराना। और चुनाव को संपन्न कराते वक्त किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इस पर नजर रखना और जनता को अपने नुमाइंदे चुनने में कोई परेशानी ना हो, इस दिशा में देखना। क्योंकि लोकतांत्रिक देश, वह भी भारत जैसे देश में, जब सारी नीतियां जो बनती हैं उसको लागू कराने का जिम्मा विधायक और सांसद के ऊपर रहता है, तो विधायक और सांसद के चुनाव पर खास तौर पर चुनाव आयोग की नजर होती है कि किसी तरीके की कोई परेशानी इस देश के नागरिक को ना हो, वोट देने में ना हो। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, उस कानून के तहत जो उम्मीदवार है, जो सांसद है, जो विधायक है, उसी कानून के तहत वह पेश आए, अन्यथा चुनाव आयोग उसे कटघरे में खड़ा कर सकता है। लेकिन यह तो बड़ी सामान्य ज्ञान की बात है कि चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना है और किसी भी जगह पर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जनता को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई नुमाइंदा है ही नहीं। विधानसभा या लोकसभा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि खालीपन उसके साथ जुड़ जाए। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, इस देश के भीतर की 4 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जो 1 बरस तक खाली रहेगी और चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो क्या चुनाव इसलिए नहीं हो रहे हैं कि वक्त कम है, या चुनाव इन 4 सीटों पर इसलिए नहीं किए जा रहे हैं कि हवा का रुख 2024 को लेकर कहीं पता ना चल जाए? और अगर रुख बहने लगेगा उस दिशा में जहां सत्ता के अनुकूल वो हवा नहीं होगी, तो सत्ता के लिए 2024 का चुनाव और मुश्किल भरा होगा। तो क्या वाकई इस देश के 4 लोकसभा चुनाव, जहां की सीटें मई में ही खत्म हो गई थी, यानी मई के बाद वहां कभी भी चुनाव किए जा सकते थे, मार्च, अप्रैल, मई, इस 3 महीने में इस देश की 4 लोकसभा सीटें खाली होती है। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ होगा कि जब 2024 के चुनाव के आने के वक्त में 1 बरस से भी कम का वक्त हो तो वहां चुनाव नहीं कराया गया हो। याद कीजिए, 2018 मई के महीने में ही कर्नाटक की 3 लोकसभा की सीटें खाली हुई थी। जून के महीने में चुनाव आयोग ने चुनाव करा दिया था। लेकिन फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि इस बार 4 लोकसभा की सीटें खाली हैं, लेकिन चुनाव आयोग वहां चुनाव करा नहीं रहा है? कुछ तकनीकी गड़बड़ियां, कुछ तकनीकी मुश्किलात बतलाता है, कुछ वक्त का जिक्र करता है और कुछ कहता है कि इस दौर में इतने कम वक्त के लिए सांसद को क्यों चुना जाना चाहिए। लेकिन सवाल है कि यह काम चुनाव आयोग का नहीं है। यह तो राजनीतिक सत्ता अपने तौर पर देखती है कि किस चुनाव के जरिए कौन सी हवा उसके अनुकूल बह रही है या नहीं बह रही है। क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव 6 राज्यों की 7 सीटों पर 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस देश का एकमात्र चेहरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उस चेहरे की असल परीक्षा 2024 के चुनाव को लेकर ही है। तो क्या उससे पहले सत्ता को यह महसूस होने लगा है कि हवा का रुख उसके अनुकूल नहीं है, और उसने चुनाव आयोग से एक सहमति बना ली कि 2024 के चुनाव से पहले किसी भी लोकसभा सीट पर आप उपचुनाव नहीं कराएं? क्योंकि ध्यान दीजिए, इस देश के भीतर की जिन 4 लोकसभा सीटों का जिक्र है, उसमें 29 मार्च को सीट खाली हुई थी अंबाला की, जहां पे रतन लाल कटारिया जी थे, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद मई के महीने में 3 और सीट थी। पुणे की सीट 18 मई को खाली होती है, जहां पर गिरीश बापट, उनका निधन हो जाता है। यह सीट भी बीजेपी के पास थी। अंबाला की सीट भी बीजेपी के पास थी। चंद्रपुर के भीतर भी बालूभाई धानोरकर जो थे, उनका भी निधन होता है 30 मई को। वह सीट भी खाली पड़ी हुई है। यहां पर कांग्रेस कैंडिडेट जीते थे। और गाजीपुर की सीट 1 मई को डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे अफजाल अंसारी, जो कि बीएसपी की चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, और उन्होंने इस वक्त के जो राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा, उनको हराया था। इन 4 जगहों की सीट खाली है। सवाल है कि मई के बाद से ये सीटें खाली पड़ी हैं, और यही स्थिति 2018 में थी, तो चुनाव आयोग ने चुनाव करा लिया।
लेकिन अब इन 4 सीटों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोई हरकत नहीं है। यहां तक कि विधानसभा के जो उपचुनाव का ऐलान किया गया, जो 6 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की घोसी सीट है जहां से दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया, वेस्ट बंगाल की धूपगुड़ी सीट है, यहां पर उम्मीदवार का निधन हो गया, केरल की पुथपल्ली सीट है, यहां पर जो कैंडिडेट थे, जो एमएलए थे, उनका निधन हो गया, झारखंड की डुमरी सीट, यहां पर भी एमएलए का निधन हुआ, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट, यहां पर भी जो एमएलए थे उनका निधन हो गया, त्रिपुरा की एक सीट जो बाक्सा नगर है वहां पर एमएलए का निधन होता है और धनपुर की सीट में से इस्तीफा दे देते हैं एमएलए। तो इन 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन लोकसभा की सीट खाली रहेगी। यानी इस दौर को ध्यान दीजिए तो मार्च में ही नोटिफिकेशन जारी होगा लोकसभा के चुनाव को लेकर, और अंबाला की सीट 29 मार्च से खाली पड़ी है। यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से कांग्रेस कैंडिडेट कुमारी शैलेजा चुनाव लड़ी थी। यह अलग बात है कि बीजेपी लगभग 3 लाख से ज्यादा वोटों से यहां जीत गई थी, लेकिन चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? 5 साल का वक्त होता है, उसमें 1 साल बिना किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव के यानी बिना नुमाइंदे के कोई कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे रह सकती है? और मई के महीने में पुणे, चंद्रपुर और गाजीपुर 3 लोकसभा की सीटें खाली हुई। तो नियम यह भी बतलाता है कि 6 महीने से ज्यादा वक्त हो तो उपचुनाव कराए जा सकते हैं। और अभी की तारीख में देखिए तो 7-8 महीने का वक्त अभी रेंग रहा है, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने ये हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने ये हो गए, 7 महीने ये हो गए। अप्रैल में वोटिंग होगी इस देश के भीतर में। पहला सवाल, क्या चुनाव आयोग की जरूरत अब मौजूदा सत्ता को इसलिए भी है कि चुनाव की तारीखें क्या हो, चुनाव के तौर तरीके क्या हो? उस दौर में कौम नियम कायदे को नहीं मान रहा है और चुनाव बिल्कुल सत्ता के अनुकूल ही हो, इसीलिए क्या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का जिक्र किया गया सरकार के जरिए कि उसकी नियुक्ति हम ही करेंगे, और जो 3 लोग नियुक्त करेंगे उसमें से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा और तीसरा अपोजिशन का लीडर होगा। परिणाम 2-1 से माना जाएगा। और इस 2-1 के चक्कर में ही चीफ जस्टिस ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एक व्यक्ति चीफ जस्टिस भी रहने चाहिए, जो कि क्योंकि चुनाव आयुक्त बहुत महत्वपूर्ण पद है और इस देश की डेमोक्रेसी में चुनाव का मतलब बड़े से बड़े ताकतवर राजनीतिक दलों की हार भी होती है। और यह भी सवाल खड़ा किया था कि अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार करेगी तो वह संस्थान तो सत्ता के इशारे पर होगी। तो क्या पहली बार इंडिकेशन खुले तौर पर यह सामने आ रहा है? चुनाव आयोग की तरफ से जो फुसफुसाहट है उसमें एक ही फुसफुसाहट टेक्निकल तौर पर टिकती है। उनका कहना है कि दरअसल महाराष्ट्र की 2 सीट है, पुणे और चंद्रपुर की। महाराष्ट्र के भीतर में राजनीतिक तौर पर उठापटक 2 दृष्टि से चल रही है। एक तरफ शिवसेना का चक्कर था, मान लीजिए वह सुलझा तो इधर एनसीपी का उलझ गया। एनसीपी में किस गुट के पास कौन सा सिंबल रहेगा नहीं पता है। कहीं जो गुट छोड़ कर गया है बीजेपी के साथ है, महाराष्ट्र में सरकार के साथ है, वह अगर चुनाव लड़ना चाहे तो किसे खड़ा करेगा? ये टेक्निकल एस्पेक्ट है और इस टेक्निकल एस्पेक्ट का भी निदान अभी तक चुनाव आयोग नहीं कर पाया है। और इन सब के बीच एनसीपी के शरद पवार कहते हैं पार्टी टूटी कहां है? पार्टी तो एक ही है। यहां तक कह गए कि अजीत पवार तो हमारे नेता हैं, और अजीत पवार दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के भीतर डिप्टी सीएम के तौर पर है, उनके साथ 8 विधायक और हैं। तो राजनीति के इस घनचक्कर को आप जब समझेंगे तो 3 सवाल आपके जहन में तुरंत आएंगे। पहला, सत्ता क्या इस देश के चुनाव आयोग को भी नियंत्रित कर चुकी है? दूसरा सवाल आएगा, चुनाव आयोग की अपनी भूमिका संवैधानिक तौर पर क्या होनी चाहिए? क्या चुनाव आयोग अब इससे पल्ला झाड़ चुका है? और तीसरी परिस्थिति है कि 2024 के चुनाव को लेकर सरकार की सांस क्या वाकई फूल चुकी है? उसके लिए मुश्किल सबब शुरू हो चला है, क्योंकि एक के बाद इस देश के संस्थानों का उपयोग जो इस तरीके से सरकार कर रही है, उसमें कल ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली आकर बतलाते हैं कितनी बड़ी तादाद में छापे पड़ते हैं, उन छापों में क्या कुछ होता है, बंद कमरों में क्या क्या डायलॉग दिए जाते हैं, और उस बंद कमरे के भीतर इस बात का एहसास कराया जाता है कि मोदी सत्ता का मतलब होता क्या है।
और क्या सीबीआई और क्या आईटी और क्या ईडी, इसकी ताकत का एहसास तब होगा जब आपको जेल में डाल दिया जाएगा, जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री, समूचे राज्य ने उस पार्टी को जिताया, उस पार्टी के विधायकों ने अपने नेता को चुना, वह सीएम है और वह किसी बेबसी के आलम में आकर दिल्ली में अपनी बातों को मीडिया के सामने रखता है, तो फिर मैसेज निकलता है क्या वाकई समूचा कब्जा सत्ता ने इस दौर में कर लिया है। और कोई संस्थान इसी तरीके से काम करेगा कि चुनाव को लेकर उस संस्थान की भूमिका क्या है, उस नौकरशाह जो संभालता है उस संस्थान को, उसी से उसका आगे की प्रोग्रेस रिपोर्ट तय होगी। क्या ऐसी ही स्थिति है? यही सवाल तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को लेकर उठा था। यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर से जनवरी 2018 में जब आवाज आई थी डेमोक्रेसी इन डेंजर, तब भी उठा था। और यही सवाल तो मौजूदा वक्त में भी उठता है जब सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसलों को पलट देता है और सरकार उस फैसले को पलटते हुए विधेयक ले आती है और संसद के भीतर अपनी ताकत का एहसास कराती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तमाम सवालों के बीच से निकलता है, किस लोकतंत्र की दुहाई इस दौर में कैसे दी जाए जो चुनाव पर टिकी हुई हो। और जब ये चीजें डगमगाती हैं और लगता है कि सरकार को इस बात का एहसास होने लगा है कि 2024 से पहले कोई भी मुट्ठी जो चुनाव के परिणामों को दिखलाती हुई हो उस दिशा में खुलनी ही नहीं चाहिए, तो अंबाला, पुणे, चंद्रपुर, गाजीपुर में उपचुनाव नहीं होंगे। यानी 5 साल में से 1 साल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो हैं इन 4 विधानसभा के, उनके रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा पार्लियामेंट के भीतर। जबकि एक एक दिन पार्लियामेंट के भीतर हंगामा होता है तो सत्ता की बेचैनी देखी जा सकती है कि देखिए नियम कायदे ताक पर रख दिए, लोकतंत्र के मंदिर को चलने नहीं दिया जा रहा है। ये सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन यहां सवाल तो चुनाव कराना और ना कराना, और उसका अगला स्टेज अभी हम लोगों ने देखा नहीं है। हो सकता है वो स्टेज भी कल आकर आपके सामने खड़ा हो जाए, जहां पे सत्ता चुनाव जीत रही है तो वो चुनाव है, अन्यथा वो चुनाव नहीं है। तब आप क्या कर लेंगे? अगर ऐसी मोटी लकीर इस देश के भीतर में खींची जा रही है तो पहले समझ लीजिए सरकार की सांस क्यों फूली हुई है। सरकार की सांस फूलने का 3 कारण है सबसे बड़ा, अगर आप चुनावी आंकड़ों के भीतर चलते चले जाते हैं तो। पहला बड़ा वजह जो है, पहली बड़ी वजह जो है वह 2 राज्यों में गठबंधन का टूटना है और उन 2 चेहरों का साथ में ना होना है जहां से बीजेपी को बड़ी जीत मिलती है। एक चेहरा उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में, दूसरा चेहरा नीतीश कुमार का बिहार में। इन 2 राज्यों की 80 सीटों में से 40 सीट बीजेपी ने जीती। इंडिया के पास मात्र 5 सीटें आई और उसके अलावे एक बीएसपी को ले लीजिए, मायावती को 5 सीटें वो जीती थी, लेकिन वह इंडिया का हिस्सा नहीं है। तो जरा सोचिए, गठबंधन का टूटना, सदमे में सत्ता खड़ी हुई है अभी भी। महाराष्ट्र में कैसे जीते, बिहार में कैसे सेंध लगाए, उसके पास कोई उपाय नहीं बच पा रहा है। तो पहली मुश्किल गठबंधन के लिहाज से उसके सामने महाराष्ट्र और बिहार है। दूसरी परिस्थिति है जहां पर इंडिया का वर्चस्व रेंगने लगेगा। उस वर्चस्व के रेंगने का मतलब है कि एक एक वोट जो टूट रहा था, बिखर रहा था, आपस में टकराने से जो बीजेपी के खिलाफ तमाम राजनीतिक दल खड़े थे, वह अगर एकजुट हो जाएंगे तो इसके दायरे में तकरीबन 156 सीटें आती हैं। इस 156 सीट का मतलब है उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव और मायावती, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी और लेफ्ट, झारखंड हेमंत सोरेन, पंजाब आम आदमी पार्टी, दिल्ली आम आदमी पार्टी। यहां की 156 में से 108 सीटें बीजेपी जीती थी और यहां पर इंडिया का कब्जा 37 सीटों पर है। तो इस 108 सीटों पर झटका लगेगा, यह दूसरी मुश्किल बीजेपी के सामने खड़ी है। पहले गठबंधन, दूसरा इंडिया का गठबंधन बनना, और तीसरी परिस्थिति इसलिए बड़ी हो चली है क्योंकि वह एक परसेप्शन की लड़ाई है जहां पर सामने छत्रप या छोटे दल नहीं बल्कि कांग्रेस खड़ी हुई है और यहां की 152 सीटें बड़ी मायने रखती है बीजेपी के लिए। और परसेप्शन 2014 में मनमोहन सिंह की अगुवाई में जब कांग्रेस लड़ रही थी तो पूरे तरीके से चकनाचूर हो गया था। कांग्रेस का कोई परसेप्शन नहीं था। 2019 में
मोदी के 5 साल पूरे हो गए थे और इस देश को गढ़ने के लिए नए नए सपनों को परोसने की स्थिति में मोदी 5 साल के बाद थे। और कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल के भीतर तमाम सपने पूरे नहीं करता है और वो दिखलाता है आगे की परिस्थिति और ये देश उस दिशा में जाता है, यह भी सच है। मनमोहन सिंह के साथ भी यही हुआ था। 2009 तक की परिस्थिति जो गोल्डन स्थितियां थी, उसके बाद 2011 से जो चीजें डिरेल्ड होनी शुरू हुई, उसके बाद 2014 तक कांग्रेस संभल नहीं पाई थी। तो ध्यान दीजिए, यहां भी यही स्थिति है कि 2014 से 2019 तक जिस रूप में नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस चल रही थी और जिन सपनों को पिरोया गया बीजेपी के जरिए, उन सपनों का टूटना शुरू होता है 2021 से, कोविड के तुरंत बाद से, जब इकोनॉमिक सिचुएशन ओरिजिनली सामने आ जाती है, जब इस देश के भीतर में महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी का छूटना, पीएफ का पैसा निकलना, तमाम त्रासदियां एक के बाद एक आती चली जाती है, तो तमाम स्थितियां नाजुक लगती है और इन सब के बीच कॉरपोरेट के नेटवर्थ का बढ़ना, ये सारी चीजें नजर आती हैं और कौड़ियों के मोल कैसे कॉरपोरेट को दिया जा रहा है, सब कुछ नजर आता है। लेकिन 2021 के बाद से अब 2023 आते आते परसेप्शन जो कांग्रेस का था वो नए तरीके से बन रहा है, या राहुल गांधी ने अपनी छवि को बदला, या इस दौर में देश के भीतर जो सवाल उठे उसमें जनता के जो मुश्किल हालात थे, उसमें सवाल यह था कि जो 152 सीटें हैं जिसमें से 140 सीट 152 में से 140 सीट बीजेपी ने जीती और कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीट जीती है। ये कल्पना के परे है भारत की राजनीति में इस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी कभी टकराई हो और ये रिजल्ट आया हो, ऐसा कभी आपने सुना ही नहीं होगा। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन तमाम जगहों की कुल सीटें जोड़िएगा तो 152 सीट आएगी। कांग्रेस सिर्फ 6 सीट जीत पाती है, असम की 3, छत्तीसगढ़ की 2 और कर्नाटक की 1 और मध्य प्रदेश की भी 1। यहां पर 3, 2, 5, 6, 7 सीट मानी है, 7 सीट वो जीतती है। लेकिन दूसरी तरफ 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहता है, जहां वो जीतती चली जाती है और वह 140 के आंकड़े को छूती है। परसेप्शन अगर कांग्रेस का बदल रहा है या बदल जाए, इंडिया का प्रभाव अगर गठबंधन की राजनीति के जरिए पूरे विपक्ष को संभाल ले या संभल जाए, गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के सामने मुश्किल हालात महाराष्ट्र और बिहार में आ गए या आ जाए, यह तीनों परिस्थिति बतलाती है कि बीजेपी अब संभल कर कदम इसलिए रख रही है क्योंकि आखिरी दौर में परसेप्शन की लड़ाई होती है। जनता की जो मुश्किल है वह तो मुश्किल सामने आकर खड़ी हो चली है, इसीलिए वो नहीं चाहती है कि कहीं पर भी इस दौर में लोकसभा का कोई उपचुनाव हो जिससे राष्ट्रीय तौर पर यह मैसेज जाने लगे, क्योंकि इस देश की किसी भी लोकसभा सीट पर जहां बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होगा, बीजेपी के कैंडिडेट की हार और जीत देश के प्रधानमंत्री मोदी की जीत और हार पर जाकर टिक जाएगी और अभी इसका रिस्क लेने को बीजेपी तैयार नहीं है। लेकिन अगला सवाल फिर वही है, बीजेपी तैयार नहीं है ना रहे, लेकिन चुनाव आयोग को क्या परेशानी है? चुनाव आयोग कैसे उपचुनाव नहीं करा सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या यह परिस्थिति धीरे धीरे 2024 आते आते और कहीं भयानक परिस्थिति में सामने आकर खड़ी तो नहीं हो जाएगी? यह एक संकेत है मौजूदा वक्त में लोकतंत्र को लेकर, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा करना, उसे सहेजना, उसको डेवलप करना, तीनों काम इलेक्शन कमीशन का है। और इलेक्शन कमीशन इसीलिए स्वायत्त संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस पर प्रधानमंत्री की नहीं चलती है। लेकिन जब ठसक के साथ इस देश में बोल दिया गया कि हम ही चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेंगे, तो क्या यह माना जाए कि इस देश में 2024 के चुनाव को लेकर जो हवा मौजूदा वक्त में जनता या राजनीतिक तौर पर बहती हुई दिखाई दे रही है, उसको बिल्कुल नए तरीके से अपने अनुकूल उस हवा को बहाने के लिए सत्ता की बेचैनी चुनाव आयोग को भी ऐंठना शुरू कर चुकी है? यह सवाल मौजूदा लोकतांत्रिक परिस्थितियों में बहुत बड़ा है और चुनाव आयोग की चुप्पी, उसकी खामोशी बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। लेकिन जो सवाल इस देश के भीतर खड़े होने चाहिए और जो दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, क्योंकि तमाम इंस्टीट्यूशंस का
प्रयोग, उपयोग, दुरुपयोग जो भी है, जो राजनीतिक सत्ता मौजूदा वक्त में कर रही है, उसमें अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कहती हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं कि दरअसल ये राजनीतिक प्रयोग 2024 को लेकर ही किया जा रहा है, और ये आवाज महाराष्ट्र और बिहार से भी सुनाई देती है, तब जो आखिरी सवाल इस देश के भीतर का है, एक तरफ लोकतंत्र को खड़े रखने का जो ओरिजिनल पिलर है उस पर कब्जा सत्ता ने कर लिया है, और दूसरा है कि जो सेकंड प्लेयर है कि इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी कायम रहे, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के हिसाब से चेक एंड बैलेंस करते हैं, वह भी अगर डगमगा चुका है तो तीसरी परिस्थिति और तीसरा पिलर तो इस सत्ता पर आकर ही टिक जाएगा। यानी वही सत्ता तय करेगी चुनाव कैसा, वही सत्ता तय करेगी रिजल्ट कैसा। और जब यह परसेप्शन बाजार में जाने लगेगा तो जिस परसेप्शन को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चेक एंड बैलेंस करना था, वह संस्थान तो डर से कांपने लगेंगे। वह कहेंगे अच्छा सत्ता आपकी, सरकार आपकी, चुनाव आपका, तो फिर आप बताइए अब हमें क्या करना है, और किस राजनीतिक दल को किस कटघरे में खड़ा करके आपके अनुकूल एक कारपेट बिछा देनी है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में चुनाव की प्रक्रिया भी आकर खड़ी हो गई है? यह सवाल नहीं है। यह मौजूदा वक्त में उठती हुई परिस्थितियों में 2024 को लेकर शायद तमाम राजनीतिक दलों की राजनीतिक सक्रियता जो दिखाई दे रही है, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। वह क्या कर लेंगे, खास तौर से तब जब इन सवालों को उठा पाने की स्थिति में इस देश का फोर्थ पिलर गायब हो गया है। उस फोर्थ पिलर का ध्यान सरकार पर निगरानी रखने का खत्म कर दिया गया, और उसे बताया यही गया या उसको करना यही है कि तुम्हें जो कहा जाएगा तुम उसके अनुकूल अपने शब्दों को गढ़ते चले जाओ और बताते चले जाओ कि सरकार ठीक कर रही है, इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा कर रहा है, ईडी ने कमाल का काम किया है, सीबीआई का तो पूछिए नहीं, और इनकम टैक्स वालों का भी मत पूछिए। यानी तमाम वैसे इंस्टीट्यूशन जिन पर कुछ भी सवाल उठता है राजनीतिक तौर पर संसद के भीतर या बाहर, जिन सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर गूंज होती है, जिसको लेकर इस देश की सिविल सोसाइटी शोर मचाती है, और जिसको लेकर इस देश के भीतर की डेमोक्रेसी को कटघरे में खड़ा करने की स्थितियां पैदा की जाती है, उन तमाम चीजों को खारिज कर दो, क्योंकि तुम्हारा अपना मॉडल तो बिजनेस मॉडल है। जिस फोर्थ पिलर का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस मॉडल पर आकर टिक गया है और बिजनेस सरकार से जुड़ी हुई है, तो फिर क्या किस संस्थान का जिक्र कैसे करें। और होते होते ये लकीर अगर इलेक्शन कमीशन तक पहुंच रही है, चुनाव आयोग तक पहुंच रही है, तो बचा क्या और होगा क्या, ये भी क्या हम ही बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।